जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ई कैट का सेशन जो है वो खूब इंजॉय कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर बैठ के, आप चीज़ों को कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते। आपको पता है कि मैं जो है वो हम अपने हर लेक्चर के अंदर एक जो है वो अपना जो एक्सट्रैक्ट है, एक हमारा कहें कि जो पैराग्राफ है उसकी हम यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। और साथ में मैं जो है वो आपको उससे रिलेटेड जो कुछ टेक्निक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो अभी आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी से सब बच्चे ऑनलाइन आ जाएं। पहले जो है वो आपका टेस्ट आपको शो होगा, 15 मिनट आपके पास होंगे, आप आराम से बैठ कर टेस्ट को करें, अपने पैराग्राफ को पढ़ें। तो फिर जो है वो जो हमने स्किमिंग और स्कैनिंग को डिस्कस किया था, आज हम कुछ फर्दर टेक्निक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और वो क्यों और कब अप्लाई की जाती हैं। जी आ, बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं तो इनका टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए जी। 15 मिनट्स इनके पास होंगे टेस्ट के लिए। जी जी, शाबाश बच्चों, टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, जो आपकी आज क्लास में आप डिस्कस अभी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, जो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी बस।
जी मेरा बेटा टेस्ट जो है वो उसकी टाइमिंग ख़त्म हो गई है और आप अपना रिज़ल्ट जो है वो सामने देख सकते हैं। वहाब जो है उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। वेल डन वहाब, 10 आउट ऑफ 10 है जी। उसके अलावा अगर आप जो है वो फॉल कर रहे हैं 6 और 7 की कैटेगरी में, तो मेरा बेटा जो है वो आपने क्या करना है, अनस के भी अच्छे मार्क्स हैं जी, 8 आउट ऑफ 10 है। तो अगर आप 6-7 की कैटेगरी या इससे पीछे फॉल कर रहे हैं तो मेरा बेटा जो है वो इस पैराग्राफ को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें दोबारा और इसके ऊपर फोकस करें। जो चीज़ आज आपको मैं अभी करवाना चाहता हूँ, टोटल देखें जो रीडिंग टेक्निक्स हैं किसी भी पैसेज को, किसी भी किताब को पढ़ने की, वो 7 समझी जाती हैं। इससे पहले हम 2 टेक्निक्स जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं कि स्किमिंग कैसे करते हैं, स्कैनिंग कैसे करते हैं, किन सिचुएशंस के अंदर, किन तरह के पैराग्राफ के अंदर ये टेक्निक्स जो है वो कब हम अप्लाई कर सकते हैं, और स्किमिंग करते हुए हम किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हम जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है वो कहीं हम मिस ना कर दें। जो आपको ओवरऑल जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, जो वो आप उसको अंडरलाइन करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने उस पैराग्राफ से बाहर निकाल ली। फिर उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्डर देकर जो है वो आप अपने उस पूरे पैराग्राफ की एक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप कर लेते हैं। उसके दौरान आपने गौर करना होता है कि अगर कोई की वर्ड है, कोई की फ्रेज है, कोई फैक्ट है, कोई डेट है, कोई नेम है, कोई डेफिनेशन है, कोई कंक्लूजन निकाला गया है, तो आपने स्किमिंग करते हुए इन चीज़ों को हमेशा जहन में रखना होता है। फिर स्कैनिंग करते हुए आपने देखना होता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, कोई फ्रेज मैंने मिस तो नहीं कर दी या कोई मैंने रिपीट तो नहीं कर दी, तो वो स्कैनिंग के ज़िम्मे में आता है। तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे ये जो आज 2 टेक्निक्स लिखी गई हैं, ये आप अपने पेपर के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस के दौरान ही कर सकते हैं, घर बैठ के। आजकल के दिनों में टेस्ट से पहले जब आप कर रहे हैं, एक है जिसे हम कहते हैं एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी पैसेज को इस तरह पढ़ना, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, या उसकी जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है कि वर्ड्स को जो है आप उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना। और जब आप एक्टिव रीडिंग कर रहे होते हैं तो फिर आप कोई भी स्किमिंग नहीं कर रहे, कोई लाइन जो है वो आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं और वर्ड्स को उनके लिटरल और उसके कॉन्टेक्स्ट मीनिंग में देखते हैं। वर्ड बाय वर्ड किसी पैराग्राफ को पढ़ना, उसे हम कहते हैं एक्टिव रीडिंग। ये एक्चुअली किस वक्त हम करते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिन्होंने अभी तक जो है वो प्रैक्टिस नहीं की। तो ये बेहतरीन तरीका है कि जब भी आप पढ़ने बैठें, अभी जब तक आपके पेपर नहीं होते, तो अपने पैसेज को वर्ड बाय वर्ड पढ़ें और आप समझें कि उस वर्ड्स की जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या बयान किया जा रहा है, इस पूरे सेंटेंस का क्या मकसद है, किस तरह एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके साथ मिलती जुलती एक और रीडिंग है जिसे हम कहते हैं डिटेल रीडिंग। डिटेल रीडिंग के अंदर भी ये होता है कि कोई भी आप वर्ड जो है वो स्किप नहीं कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता, कोई मुश्किल वर्ड है, कोई मुश्किल फ्रेज है, तो आपको एक तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, आपको ग्रामर के लिहाज से सारे सेंटेंसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। और दूसरा कि जो भी वर्ड आपको जहां पे भी मुश्किल लगता है तो आप फॉरेन डिक्शनरी जो है वो उसको कंसल्ट करें और उसका मीनिंग लिखें और फिर दोबारा से पढ़ें। तो एक्टिव रीडिंग और डिटेल रीडिंग जो है ये एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। इसमें जो होता है कि हम कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्किप नहीं कर सकते। हमने हर सेंटेंस को, हर वर्ड को उसके लिटरल और उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में देखना है, तो और उसके बाद हमने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। ये तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, आप पेपर के अंदर जो है वो पूरा पैराग्राफ इस तरह नहीं पढ़ सकते। उसके बाद एक है हमारे पास स्पीड रीडिंग, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पेपर के दौरान। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है और आप पैराग्राफ को, सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी काइंड्स हैं, उनको समझ जाते हैं, तो फिर क्या है कि आप जो है वो पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ते। डू नॉट फोकस ऑन एवरी वर्ड, हर लफ्ज के ऊपर आप फोकस नहीं करते। इस पे फिर ये क्या होता है कि अगर आपको लाइन के अंदर कोई कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लेक्स वर्ड मिल गया है, कोई सेंटेंस मिल गया है, कोई आपको फ्रेज मिल गई है, तो आप उसे स्किप कर देते हैं और आप सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अपने उस पैराग्राफ के बारे में, या उस जो अगर आपको लेट्स से कि एक सेंटेंस डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उससे प्रीवियस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें या उससे नेक्स्ट सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो जो मिडल के अंदर जो हमारा सेंटेंस आ जाता है वो उसकी एक जनरल ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि इसका ये मतलब हो सकता है। ठीक है, तो ये जितनी ज़्यादा अगेन कि ये चीज़ें भी प्रैक्टिस से आती हैं कि अगर आप पहले इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो तभी आप जो है यू विल बी एबल टू स्पीडली रीड योर पैराग्राफ एज वेल। तो इसके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन है
आप उनको स्किम कर सकते हैं, उनको आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। स्पीड रीडिंग के अंदर किस तरह आपने फंक्शन करना है कि आपने हर मुश्किल वर्ड के ऊपर जो है वो वहां पर फंस नहीं जाना। आपके पेपर के दौरान भी अगर आपको कोई वर्ड, कोई सेंटेंस मुश्किल लग रहा है तो उसको जल्दी से स्किप कर दें, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें और स्किम करें। तो जो आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है बस उसी को लेकर जो है वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप अपने एमसीक्यूज जो है उनके आंसर करें। फिर अगर आपको कोई एमसीक्यूज का आंसर जो है वो उसमें से नहीं मिल रहा तो आप दोबारा स्पेसिफिक उस एरिया में जाके फिर जल्दी से जो है वो उसको पढ़कर तो उसको टिक कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक हमारे पास जो टेक्निक है उसके अंदर 3 चीजें आती हैं, स्ट्रक्चर, प्रोपोजिशन, इवैल्यूएशन। ये भी पेपर के अंदर आपके काम नहीं आएगी क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होता। इनसे मुराद क्या है, इसके 3 पैटर्न होते हैं कि अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है, आपके पास कोई बुक है, तो आप स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। जो आपको मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर बताया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं पैराग्राफ के, आपने उन स्ट्रक्चर्स को देखना है। तो ये भी अगेन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फिर ही आप जल्दी से इवैल्यूएट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इन चीज़ों की समझ जो है वो नहीं आएगी। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो पूरा उस पैसेज का स्ट्रक्चर देखने से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, टॉपिक सेंटेंस है उसको आगे डिफाइन किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया, उसको डिस्क्राइब किया गया है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर जो है इस पैराग्राफ के अंदर। तो ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप किसी भी पैसेज का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर लॉजिकल प्रोपोजिशंस के उसके अंदर जो लॉजिक अप्लाई किया गया है, जो राइटर जो है जो कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइडियाज जो है उसके बाद वो जो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करता है, तो वो आपको समझना चाहिए कि किस तरह वो लॉजिकली बात कर रहा है। इवैल्यूएट मेरिट्स ऑफ द आर्गुमेंट्स, इसके अंदर फिर ये भी होता है कि जो आर्गुमेंट्स राइटर ने दिए हैं आपने उनको इवैल्यूएट करना है कि वो मेरिट पर पूरा उतरते हैं या नहीं। तो ये बेसिकली जो नॉन फिक्शन किस्म के हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो पैराग्राफ होता है, ये उसके ऊपर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्निक ये आपको पहले भी बताया था कि जो कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई कहानी आ जाए, कोई फैक्ट आ जाए, कोई न्यूज़पेपर से कोई रिपोर्ट आ जाए, जो नॉन फिक्शन है, जो हकीकत पर मबनी होती है, तो ये टेक्निक आप सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे है, उसमें हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं जैसे सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। कि जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आप एक क्विक सर्वे कर सकते हैं, मतलब कि उस पूरे पैराग्राफ की एक जल्दी से समरी जो है वो आप पढ़ सकते हैं या उसकी समरी क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो जो उसका हिडन मीनिंग है कि आप खुद से अपने माइंड के अंदर क्वेश्चंस है वो क्रिएट करते हैं कि इसके क्या मुराद हो सकता है, क्या वो वाकई ये कह रहा है या इसका कुछ मतलब और भी हो सकता है। तो आप इस तरह डिफरेंट उस पैराग्राफ को पढ़ के डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो रेज कर सकते हैं, उससे भी आपको उस पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सकती है। फिर है रीड, इसका मतलब है कि आप पैराग्राफ जब पढ़ रहे हैं तो आप उसको सेलेक्टिवली जो है वो पढ़कर भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। रिसाइट का मतलब है कि जो क्वेश्चंस उस पैराग्राफ को पढ़कर आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं, आपने अपने ही वर्ड्स के अंदर उनको आंसर करना होता है कि इस क्वेश्चन का क्या वाकई ही ये आंसर बन सकता है या नहीं। आखिरी चीज़ हमारे पास होती है रिव्यू। रिव्यू का मतलब है कि जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लें और उसको पढ़ने के बाद रिव्यू दैट पैसेज इन योर माइंड, खुद से ही जहन में, क्योंकि अब तो ज़ाहिर ऑनलाइन है आपका और आपको खुद ही जो है वो पढ़ना है और उसको आप ज़ाहिर रफ वर्क में नहीं कर सकेंगे, तो आपने उस पैराग्राफ को पढ़कर एक काइंड ऑफ समरी जो है वो या काइंड ऑफ रिव्यू अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लेना है कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। नूर के 9 है, ज़बरदस्त नूर। ये चीज़ें तभी कर सकते हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, हमारे लेक्चर का आज का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।